हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि नाउन कॉम्प्लीमेंट और नाउन फ्रेज क्या होता है। आज हम लोग समझेंगे एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट या एडजेक्टिव फ्रेज या पास्ट पार्टिसिपल ये क्या होता है। चलिए समझते हैं उदाहरण द्वारा। द जज फाउंड यू इनोसेंट। अब इसमें सबसे पहले देखिए किसके बारे में बात हो रही है। वो सब्जेक्ट हो जाएगा, बाकी जो बचा सब्जेक्ट को छोड़ कर बाकी जो बचा वो पूरा प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा। तो इसमें द जज के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब न्यायाधीश। तो इनके बारे में बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इनके बारे में जो कुछ भी पूरा उनको सब्जेक्ट छोड़ के जितना बचा वो पूरा प्रेडिकेट का भाग होगा। अब इसमें देखिए फाउंड यू इनोसेंट, ये पूरा प्रेडिकेट का भाग हो गया। अब सबसे पहले देखिए इसमें जो काम हो रहा होगा वह वर्ब हो जाएगा। अब यू मतलब तुम, ये कोई काम तो हो नहीं रहा। इनोसेंट मतलब निर्दोष, ये भी कोई काम नहीं हो रहा है। तो फाउंड मतलब पाना, पाना एक काम है। जिस शब्द के अंत में ना नी ना ज़्यादातर लगा हो उसी को हम वर्ब कहेंगे। जैसे खाना पीना बैठना उठना जाना घूमना, देखिए सबके अंत में ना लगा है तो इसलिए वो वर्ब हो गया। अब फाउंड मतलब पाना, तो पाना ये वर्ब हो गया। अब वर्ब के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट यू, किस पे फाउंड मतलब पाना, पाने का काम किस पे हो रहा है, यू मतलब तुम्हें, तुम्हें पाना। तो ये यू ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनोसेंट, उसके बाद दूसरा शब्द बचा इनोसेंट। अब इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या होता है। ये है एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव समझ लीजिए क्या होता है। आगे इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, जब पूरा इस डिटेल पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे तब शुरू से अंत तक बताएंगे कि एडजेक्टिव क्या होता है। यहाँ लेकिन मोटे भाषा में समझ लीजिए एडजेक्टिव क्या होता है। एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। जैसे इनोसेंट निर्दोष, यू इनोसेंट मतलब तुम निर्दोष हो, ये नाउन की विशेषता है तो बता रहा है कि तुम निर्दोष हो। तो जो शब्द विशेषता बताए नाउन या प्रोनाउन का सिर्फ, उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब देखिए हैप्पी, हैप्पी सब मतलब खुश। अब हिम मतलब वह, इस मतलब उसे, तो हिम मतलब उसे, तो उसे हैप्पी मतलब खुश। तो यह नाउन की विशेषता है तो बता रहा है कि वह खुश है। गिल्टी मतलब दोषी, हिम मतलब उसे, वह दोषी। तो यह जितना सब विशेषता बताए किसी नाउन या प्रोनाउन का उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। अब ये इनोसेंट एडजेक्टिव हो गया। अब उसके बाद दूसरा न्यूज, द न्यूज मेड हिम हैप्पी। द न्यूज मेड हिम हैप्पी। अब इसमें सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है, वही सब्जेक्ट होगा। द न्यूज के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बारे में जो बात हो रही होगी वह पूरा प्रेडिकेट हो गया। द न्यूज मेड, ये मेक का सेकेंड फॉर्म है। अभी आप लोग ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो ये हमें ट्रांसलेशन में पता चलेगा कि सेकेंड फॉर्म यहाँ क्यों सेकेंड फॉर्म आया, फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं आया। इसका फर्स्ट फॉर्म मेक होता है, तो यहाँ फर्स्ट फार्म क्यों नहीं आया, सेकंड फार्म क्यों आया, थर्ड फार्म क्यों लगेगा, ये सब हम वहाँ टेंस में समझेंगे। अभी हम सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में समझ रहे हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम ये समझ लें। तो मेड, मेड मतलब मेड हिम हैप्पी। अब मेड मतलब यहाँ बनाना नहीं हो गया। अब जब पूरा आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो उसके बाद उसका अर्थ निकाल पाएंगे। द न्यूज मेड हिम हैप्पी, इसका हिंदी हो गया है द न्यूज मतलब खबर। मेड मतलब बनाना होता है लेकिन यहाँ में बनाना नहीं होगा। हिम मतलब उसे, हैप्पी मतलब खुश। इस खबर ने उसे खुश कर दिया, इसका अर्थ ये निकल रहा है। तो उसे खुश कर दिया। अब हिम मतलब उसे, हैप्पी मतलब खुश। अब नाउन की विशेषता ये तो बता रहा है कि वह खुश हो गया। तो जो शब्द विशेषता बताएगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। नाउन या प्रोनाउन का जो विशेषता बताएगा उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। द न्यूज मेड हिम हैप्पी, इस न्यूज ने उसे खुश कर दिया। अब किसे खुश कर दिया, उसे। अब उस आदमी का नाम नहीं पता है इसलिए हम यहाँ उसका प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। हिम प्रोनाउन है, यू प्रोनाउन है। तो हम जिस व्यक्ति का नाम नहीं जानते, प्रोनाउन का यूज यही है कि जैसे हम किसी का नाम बार बार ना ले या हम उसका नाम नहीं जानते तो उसकी जगह हम ही सी इट हिम यू ये सब लिख सकते हैं। तो इस प्रोनाउन का यूज यही है। तो हम म्यूज हिम मतलब उसे, हैप्पी मतलब खुश कर दिया। तो ये इसी के हैप्पी विशेषता बता रहा है उस आदमी का, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अब यू फाउंड हिम गिल्टी, यू मतलब तुम, तुम्हारे बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो गया। बाकी जो बचा पूरा सब्जेक्ट को छोड़कर वो पूरा प्रेडिकेट हो गया। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बांट दिए। अब सब्जेक्ट हो गया, अब प्रेडिकेट को हम कितने भागों में बांटेंगे हम वो समझेंगे। एक वो सब कौन कौन सा शब्द हो गया प्रेडिकेट में। तो ये जो काम हो रहा होगा वह वर्ब हो गया। फाउंड मतलब पाने का काम हो रहा है, पाना आखिर में ना आया तो ये पाने का काम हो रहा है तो ये वर्ब हो गया। देखिए वर्ब की श्रेणी में आ गया। अब फिर किस ये पाने का काम किस पे हो रहा है, जिस पे काम हो रहा होगा हम उसे ऑब्जेक्ट कहेंगे। अब फाउंड हिम मतलब उस पर काम हो रहा है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया।
अब कोई वस्तु होता तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाता है, लेकिन अब यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट आया है तो इसलिए हम सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब यहाँ हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ये काम पाने, अब इसकी हिम गिल्टी मतलब वो निर्दोष है, तो वो उसकी विशेषता तो बता रहा है, हिम की विशेषता बता रहा है, ये गिल्टी, गिल्टी मतलब निर्दोष। तो जब नाउन या प्रोनाउन के जो शब्द विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहेंगे। ही फेल्ट हिमसेल्फ टायर्ड। अब आप लोग सोच रहे हैं ये पास्ट पार्टिसिपल, ये कौन सा चिड़िया आ गया, तो ये अभी हम समझाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये सब आगे पढ़ेंगे आप लोग। आप अभी हम सिर्फ बांटना सीख लें बस, इस चैप्टर में हम, ये पहला चैप्टर है इसलिए हम सिर्फ अभी बांटना सीख लें। तो ही मतलब वह जिस पे काम हो रहा होगा, तो वो सब्जेक्ट होगा, और उसके बाद जितना बचा वो पूरा प्रेडिकेट का भाग हो जाएगा। तो फेल्ट मतलब महसूस करना, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, हिमसेल्फ मतलब स्वयं को, और टायर्ड मतलब ये टायर मतलब थका होना, तो टायर्ड का थर्ड फॉर्म है ये टायर्ड मतलब थका हुआ। वह अपने आप को स्वयं को थका हुआ महसूस करता है, महसूस किया, फेल्ट सेकेंड फॉर्म है इसलिए महसूस किया, वह अपने आप को थका हुआ महसूस किया। तो ये हिमसेल्फ की विशेष, ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया, वर्ड का थर्ड फॉर्म आया तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ऐसे सी वांटेड द वर्क कंप्लीटेड, अब यहाँ इसका ये कंप्लीटेड वर्क का ये थर्ड फॉर्म हो गया, इसलिए यहाँ ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया। अब दे हैव सेव्ड मच मनी फॉर दियर ओल्ड एज, अब ये अब बता रहे हैं दे, जिसके बारे में बात हो रही है वह तो सब्जेक्ट हो गया। अब हम प्रेडिकेट के भाग को समझते हैं कि प्रेडिकेट में जो जो शब्द आया वो, अब जो काम हो रहा होगा, हैव सेव्ड मतलब बचाने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब हो गया। इसमें हैव भी साथ में आएगा वर्ब में, ये लिंकिंग वर्ब है, ये हमेशा सब्जेक्ट को छोड़ के, देखिए सब जिसके बारे में बात हो रही है सिर्फ उसी को छोड़ के बाकी पूरा प्रेडिकेट होगा। अब वर्ब जो काम हो रहा होगा वो वर्ब हो जाएगा, तो सेव मतलब बचाने का काम हो रहा है, इसलिए ये सेव वर्ब हो गया। अब इसके साथ अगर इज, एम, आर, वाज, वर, हैड, हैव ये सब लगा होता तो ये भी वर्ब के साथ, वर्ब में ही आता और ये इसके साथ ही आएगा, ये लिंकिंग वर्ब है। अभी ये भी आप आगे समझेंगे। ऑब्जेक्ट, अब जिस पे काम हो रहा है, मच मनी पैसे पे काम हो रहा है, अब मच मतलब अधिक मनी, उसके पास अधिक मनी है, तो ये है पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये मच मनी, ये तो पूरा वर्ब हो गया। अब ये पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, जिस पे काम हो रहा होगा वह ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब आइए काम ये समझते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, ये सब एडजेक्टिव फ्रेज। ये पास्ट पार्टिसिपल हमने अभी समझ लिया कि वर्ब का थर्ड फॉर्म जो रहता है उसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। अब यहाँ ये क्यों प्रयोग हुआ, तो ये हम आगे समझेंगे कि यहाँ क्यों आया, ये यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ क्यों नहीं आया, ये भी हम आगे समझेंगे। अब एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में समझेंगे। ये कॉम्प्लीमेंट नाउन, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और एडजेक्टिव जो विशेषता बताता है, ये तो ये इसके विशेषता ही तो बता रहा है, इसलिए इसे हम कॉम्प्लीमेंट नाउन कहेंगे। हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कहेंगे इसे, जो ये ऑब्जेक्ट को पूरा करे उसी को हम कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कहेंगे। अब ये समझते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। फार दियर ओल्ड एज, फार मतलब के लिए, दियर मतलब अपने, ओल्ड मतलब बुढ़ापे के, उम्र के लिए। अब ये देखिए ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब हम ये कैसे पता चलेगा एडजेक्टिव फ्रेज है, देखिए ये किसके बारे में किसकी विशेषता बता रहा है, ये मच मनी की बता रहा है। क्यों, क्योंकि मच मनी मतलब बहुत अधिक पैसा उसने बचाया है अपने बुढ़ापे की उम्र के लिए, तो इसी की तो विशेषता हो गया। अब सेव्ड, अब ये मच मनी हो गया, अब ये इसी की विशेषता बता रहा है ये इतना पूरा शब्द। फॉर दियर ओल्ड एज मतलब अपने बुढ़ापे के उम्र के लिए वो मच मनी बहुत सा पैसा बचाया है, तो ये इसी की विशेषता बता रहा है। इसलिए अगर विशेषता अगर एक शब्द में बताएगा, देखिए इनोसेंट एक शब्द हो गया, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कहेंगे। लेकिन अगर दो तीन चार शब्द आ गए इसमें तो इसे हम एडजेक्टिवल फ्रेज कहेंगे। हम सबसे पहले क्लास में आपको यही फ्रेज के बारे में बताया कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप लोग पहला वीडियो फिर देख के आइए, एक नंबर से शुरू कीजिए, पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा फ्रेज ये सब क्या होता है। तो जब दो तीन चार शब्द आ गए तो इसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे। अगर एक शब्द आता तो सिर्फ कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव मतलब जो अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करे, यू इनोसेंट तुम निर्दोष हो, ये अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा है इसलिए इसे कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव कहेंगे। और एडजेक्टिव फ्रेज जब चार पांच शब्द आ जाए तो उसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव नहीं कहेंगे। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव, ये देखिए इस प्रकार के ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं ये सभी। क्यों, क्योंकि अपने ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहे हैं इसीलिए ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। चलिए अगला समझते हैं। देखिए
अब सरवन वाज एन ओबीडियंट सन, इसमें क्या है, सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है। ऑब्जेक्ट को हम कॉम्प्लीमेंट भी कहेंगे या ऑब्जेक्ट भी कहेंगे। अब इसके बारे में समझते हैं। देखिए कोई भी वाक्य ज़्यादातर तीन शब्दों से मिलकर बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तीन शब्दों से बनता है। जैसे देखो, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वह एक गीत गाती है। राम घूमने जाता है, तो ये सब तीन शब्दों से मिलकर बनता है। तो ज़्यादातर सेंटेंस तो सरवन वाज एन ओबीडियंट सन, सरवन ये जिसके बारे में बात हो रही है वो तो सब्जेक्ट हो गया। अब हम अभी वर्ब, ये वाज यहाँ वर्ब क्यों आया ये अभी हम समझा रहे हैं। पहले देख लिए ऑब्जेक्ट में क्या है, एन ओबीडियंट सन एक आज्ञाकारी लड़का है, सरवन एक आज्ञाकारी लड़का था। वाज आ गया, वाज मतलब था होता है। अब ये वाज वर्ब इज एम आर अभी हम समझेंगे आगे। तो सरवन वाज एन ओबीडियंट सन। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट, हम इसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है। तो इस सरवन को ही पूरा कर रहा है, सब्जेक्ट को ही पूरा कर रहा है कि सरवन एक ओबीडियंट सन है। ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, सरवन एक आज्ञाकारी लड़का है। अब फिर दूसरा, राम ए किंग, राम वाज ए किंग, राम वाज मतलब था, ए किंग मतलब एक राजा। अब देखिए राम के बारे में तो पूरा कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, इसे कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, तो ये राम को ही पूरा कर रहा है कि राम एक राजा था, राम के बारे में तो बता रहा है, जो बताएगा जो इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स को सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, इसलिए हम इसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि जो इनोसेंट आया था तो वो ही हिम को पूरा करता था, तो ये इससे वो ऑब्जेक्ट को पूरा करता था इनोसेंट, इसलिए वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट था। लेकिन ये सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है, जैसे राम एक किंग था, तो ये राम को पूरा कर रहा है, इसलिए इसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब आइए कॉम्प्लीमेंट भी समझ लेते क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्स तीन प्रकार के होते हैं, एक नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है, एक एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होता है, एक एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है। नाउन कॉम्प्लीमेंट मतलब नाउन को पूरा करने वाला, जैसे ही इज ए बॉय, तो ही मतलब वह, इज मतलब है, ए बॉय एक लड़का, तो ये वह के बारे में तो बता रहा है कि वह एक लड़का है, तो ये इसे हम नाउन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। क्यों, क्योंकि ये नाउन को पूरा कर रहा है। ये बॉय ही के बारे में बता रहा है कि वह एक लड़का है, तो इसलिए हम इसे नाउन कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। अब एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव हम नाउन या प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताया उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, एडजेक्टिव को पूरा करने वाला। तो यू आर हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, यह किसके बारे में बता रहा है, यू के बारे में तो बता रहा है कि तुम खुश हो, यू आर हैप्पी, यू मतलब तुम, आर मतलब हो, हैप्पी मतलब खुश, तो ये यू को ही बता रहा है, यू के विशेषता बता रहा है। यहाँ पे हैप्पी मतलब खुश है, वह खुश है, तो यह नहीं, यू आर हैप्पी, तुम खुश हो, ये यू की विशेषता बता रहा है, इसलिए यू एडजेक्टिव हो गया। अब एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट, अब एडवर्ब भी समझ लेते हैं। एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है या एडजेक्टिव की विशेषता, ये दोनों की विशेषता बताता है एडवर्ब। जैसे सी इज गोइंग दियर, ये वर्ब का विशेषता बता रहा है। देखिए हम अभी बताया आप लोग को कि एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, और वर्ब मतलब वर्ब किसे कहते हैं, जो काम हो रहा होगा वाक्य में उसे हम वर्ब कहेंगे। अब इसमें देखिए कौन सा काम हो रहा है, सी इज गोइंग दियर, गोइंग मतलब जाना, वो जाने का काम हो रहा है। अब देखिए जाने का काम हो रहा है, तो जो जाने का जो काम होगा वर्ब का, वही विशेषता वर्ब का विशेषता बताता है एडवर्ब। अब जाने का काम हो रहा है तो जाने की विशेषता बता रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वहाँ, दियर मतलब वहाँ जा रहा है, तो जा रहा है कि विशेषता है बता रहा है दियर, तो इसलिए हम एडवर्ब कहेंगे। अब इसे हम एडजेक्टिव नहीं कहेंगे, एडजेक्टिव होता तो ये देखिए सब्जेक्ट का विशेषता बताता है, सी हैप्पी, यहाँ हैप्पी होता तो सी होता, सी के हैप्पी मतलब वह खुश है, तो यह हैप्पी अगर होता तो वो एडजेक्टिव हो जाता, क्योंकि वह नाउन की विशेषता बता रहा है। लेकिन दियर गोइंग वर्ब की विशेषता बता रहा है, गोइंग मतलब जाना, तो कहाँ, दियर मतलब वहाँ, वहाँ जाना, तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। जो वर्ब का विशेषता बताएगा उसे एडवर्ब कहेंगे। अब हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब चलिए इससे उदाहरण द्वारा देखते हैं, हम समझते हैं अच्छे से। पहला उदाहरण, सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है। अब देखिए नर्स, वह नर्स है, तो ये वह की विशेषता ही तो बता रहा है कि वह के बारे में बता रहा है कि वह नर्स है, उसकी विशेषता नहीं बता रहा है कि वह खुश है या कुछ और, ये उसकी विशेषता नहीं बता रहा, यह सी के बारे में बता रहा है कि वह एक नर्स है, इसलिए ये नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये नाउन के बारे में बता रहा है। बी आर स्टूडेंट मतलब हम, आर मतलब हैं, स्टूडेंट मतलब शिक्षार्थी, तो ये बी के बारे में ही बता रहा है ना, ये इसकी विशेषता नहीं बता रहा कि इंटेलिजेंट है कि निर्दोष है कि हैप्पी है, ये विशेषता नहीं बता रहा है। ये शब्द नाउन के बारे में बता रहा है, इसलिए ये भी नाउन कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप भी ऐसे, नाउन कॉम्प्लीमेंट। अब सी इज इंटेलिजेंट,
अब सी मतलब वह, इज मतलब है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। अब वह देखिए विशेषता बताने लगा कि वह बुद्धिमान है। तो अब ये विशेषता जब बताने लगा तो इसे हम एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। एडजेक्टिव जो सब नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए सी का विशेषता ही बता रहा है वह बुद्धिमान है, तो ये एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। द गर्ल्स आर इन द लाइब्रेरी। द गर्ल्स मतलब लड़कियां, आर मतलब है, इन द लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी में है। अब लाइब्रेरी में है, कहाँ है, लाइब्रेरी में। तो ये कहाँ, ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, ये नाउन की विशेषता नहीं बता रहा ना। तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है कि वह कहाँ है, वह लाइब्रेरी में है। जैसे देखिए अभी हमने पढ़ा यहाँ पर सी इज गोइंग दियर, वह कहाँ जा रहे हैं, गोइंग। अगर किसी वर्ब से हम कहाँ का क्वेश्चन करेंगे तो हमें एडवर्ब मिलेगा। देखिए गोइंग मतलब जाना, कहाँ जा रही हैं, दियर मतलब वहाँ जा रहे, तो यह एडवर्ब हो गया। ऐसे इसमें सी इज आर इन लाइब्रेरी, कहाँ है, लाइब्रेरी में है, इन द लाइब्रेरी, तो ये एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। अब द रैट वाज अंडर द टेबल, द रैट मतलब चूहा, वाज मतलब था, अंडर द टेबल मतलब टेबल के नीचे, कहाँ था, टेबल के नीचे। कहाँ से क्वेश्चन करेंगे तो हमें एडवर्ब मिलेगा, और एडवर्ब अगर एक शब्द होता तो हम उसे एडवर्ब कहते हैं, और अगर एक दो तीन, दो तीन शब्द है, कॉम्प्लीमेंट मतलब एडवर्ब को पूरा कर रहा है, तो इसलिए तीन शब्द हो गए तो एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो गया ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीऑर्डरिंग द वर्ड्स टू फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब इसे कि ऑर्डर में रखिए, सही ऑर्डर में रखिए कि वो वर्ड्स कि सेंटेंस का सही वो निकले, अर्थ निकले। अभी पहले देखिए सब्जेक्ट तथा प्रेडिकेट के विभिन्न भागों का भी अध्ययन कर चुके हैं, उसी के आधार पर शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य की रचना करना। हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट के विभिन्न भागों को हम पढ़ चुके हैं अच्छे से कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट को कितने भागों में बांटा गया, प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है, वर्ब पहले आता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है, कौन सा पहले बाद में, तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम उदाहरण से समझेंगे। इट ए वाज साइट फाइन सी टू। अब इसका आप अर्थ निकालेंगे तो ये अर्थ इसका नहीं निकलेगा। सेंटेंस का एक ही परिभाषा कि सही अगर अर्थ निकला तभी उसे हम सेंटेंस कहेंगे, और अगर सही अर्थ नहीं निकला तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। देखिए उपर्युक्त शब्दों का सही इसका समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता, इसे हम वाक्य सेंटेंस नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इस शब्द समूह का स्पष्ट अर्थ नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है हिंदी में। इट ए वाज साइट फाइन सी टू, ये इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा। आप अर्थ निकालना चाहें तो अर्थ ही नहीं निकलेगा। इसे निम्न क्रम में रखने पर वाक्य की रचना होगी। अगर इसे हम आगे पीछे कर देंगे, वाज पहले कर देंगे, ए बाद में कर देंगे, सी पहले कर देंगे, तब इसका अर्थ निकलने लगेगा, तब हम उसे अच्छे सेंटेंस कहेंगे, सही सेंटेंस उसी को कहेंगे। अब देखिए कैसे, पहले सब्जेक्ट किसके बारे में होते थे, इट के बारे में, इट सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद सबसे पहले अभी हमने आप लोगों को पढ़ाया कि सब्जेक्ट के बाद पहले के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए दे के बाद हैव, इज, एम, आर, फिर सेव्ड वर्ब आता है। सेव्ड मतलब बचाना, बचाना एक काम ही तो है, तो इसलिए सब उससे पहले ये लिंकिंग वर्ब आएगा, इज, एम, आर, वाज, वर। तो अब पहले उसके बाद वो आएगा, तो इट हो गया, फिर वाज, वर, इज, एम, ये हो गया। फिर ए फाइन साइट, फिर ए फाइन साइट टू सी। अब इसका अर्थ निकालेंगे हिंदी, तो ये हुआ, इसका अर्थ हुआ यह एक अच्छा दृश्य है देखने के लिए। इसका हिंदी अर्थ ये हो गया। अब देखिए अब इसका सही अर्थ निकल रहा है, इसलिए अब हम इसे सेंटेंस कहेंगे, और ये सेंटेंस गलत था। रीऑर्डरिंग द सेंटेंस, इसका मतलब यही हुआ कि इसका सही ऑर्डर करिए, आगे पीछे करके इसको सही करिए सेंटेंस में। अब तीन वाक्य हम आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग अपने घर पे कीजिए। हैज़ द ब्रोकन ग्लास हु के बाद, और ये देखिए पहले लिंकिंग वर्ब से शुरू है, इसलिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क लेगा। अब ये सब आगे हम बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। टेल लाइज इज सिन ए टू, गिव्स सी मिल्क मी। अब ये सब आप लोग अपने घर पे रीऑर्डरिंग करके सही करिएगा, ये होमवर्क है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दिए, चैनल सब्सक्राइब कर दिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको लोग टाइम से मिल जाया करे। थैंक यू। ये चैप्टर सेंटेंस अब यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट चैप्टर है द सेंटेंस टाइप, मतलब सेंटेंस के टाइप, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं, हम वो अगला चैप्टर नंबर 2 अब वो समझेंगे। अभी हम लोग सेंटेंस के बारे में जान चुके हैं, अब सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे, तो अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।